जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक स्टूडेंट्स? मैसेज कर दें, सब लोग आ जाएं क्लास के लिए। वालेकुम अस्सलाम आरिफा, गुलिलाला। जी आरिफा, बिल्कुल ठीक ठाक, फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सना। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, शाबाश। 15 हो जाएंगे फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्म। वालेकुम अस्सलाम मुसर्रत। अच्छा जी, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अपनी बुक लेकर आ जाएं। ठीक है। आज हम कुछ ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं इनको करेंगे। मुझे पता है कंप्यूटर का लेक्चर है, लेकिन आपको पता है मैं ऑनलाइन ना कंप्यूटर का लेक्चर नहीं, बायोस्टैट का ही लेक्चर लूंगा। ठीक है। 12 3 रन। अब आगे के जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो सारे के सारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हैं। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में प्रोबेबिलिटी आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जी स्कोर आता है, और इसमें काई स्क्वायर टेस्ट भी आता है। तो ये हमारे अगले जो टारगेट्स हैं वो यही हैं। जी तो
क्यों आ रही है? चलें जी, स्टार्ट करें फिर। मेरे ख्याल से अब इससे ऊपर तो स्टूडेंट्स की तादाद नहीं जाएगी। आप लोग आ जाएं, अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर है 78। ठीक है। द टॉपिक इज, अगर किसी के पास न्यूअर वर्जन है तो उनके पास जरा डिफरेंट होगा, फिर भी तलाश कर लें आप। थ्योरी पढ़ने हमने आज सारी की सारी, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले आए हो? बुक्स आ गई सबके पास? आंसर कर दें यहाँ पे। जी, तो पेज नंबर जो मेरे पास है वो है 78, जहां पर जी स्कोर वाला, जी स्कोर के क्वेश्चंस हुआ करते हैं। जो जी स्कोर का टॉपिक है, जो जी स्कोर का चैप्टर है। जी मरियम तारिक, जल्दी से बुक लेके आ जाएं। चले, ठीक है जी, कर ली ओपन, गुड है। टॉपिक है जी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या जी? इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, आप सब लोग इस चीज को एग्री करते हैं, सब बेल शेप्ड कर्व। इसका जो कर्व होता है वो बेल की शेप का होता है, बिल्कुल ऐसे वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं एक ये ऑन कर लूं बोर्ड। ठीक है, साथ साथ अगर कहीं पे मुझे जरूरत हुई तो मैं, जी अनसब वेलकम। मैं कहने लगा था वेलकम टू द शो है अनसब, शो ही लगा हुआ है। ये लीजिए जनाब, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है और ये आपको नजर ही आ रहा होगा कि ये एक बेल शेप्ड कर्व है। नंबर 2, द कर्व इज सिमेट्रिकल एंड asymptotic, touches the infinity.
एसिम्प्टोटिक क्या होता है जी, आप जब दोनों एंड्स हमारे ये वाले, ये एंड और ये वाला एंड, ठीक है, वो इन्फिनिटी को जाके टच करें, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी टच नहीं करेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी तो होगी ना जब नंबर ही खत्म नहीं हो रहा, जैसे इसकी इन्फिनिटी क्या होगी, इन्फिनिटी मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दोनों जो सिमेट्रिकल और एसिम्प्टोटिक जो इसके एजेस हैं जो दोनों साइड पे मौजूद हैं, वो आगे जाके भी टच नहीं करेंगे, वो भी इन्फिनिटी को टच करते हैं और डेटा भी इन्फिनिटी होता है। आपको ये तो मैंने पढ़ा दिया था कि मिड में जो होता है वो मेन मीडियन मोड होता है, और इस तरफ को जो होता है वो प्लस का एसडी चल रहा होता है, ठीक है, आप जानते हैं इस चीज को, और इस तरफ को माइनस एसडी चल रहा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। हमने तो 3 तक पढ़ा इसको, +1 +2 +3, -1 -2 -3, लेकिन आज ये बात सुन लें कि ये इन्फिनिटी होता है, क्योंकि हमारी कॉपी पे जगह इतनी नहीं होती और हमारे आंसर्स इतने ही लिमिटेड होते हैं, इसी वजह से हम इसको +1 +2 +3 या -1 -2 -3 तक रखते हैं। नंबर नेक्स्ट, all measures of central tendency are equal and stable on the highest peak axis। ये जो हाईएस्ट पीक होती है, यहां पर आपका ट्रिपल एम यानी कि मीन, आपका मीडियन और आपका मोड, ये तीनों वैल्यूज इस पे मौजूद होती हैं। आपका मीन मीडियन मोड सेंटर में होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है अभी, एक तो ये बेल शेप्ड होता है, दूसरा ऑल मेजर्स ऑफ, नहीं, द कर्व इज सिमेट्रिकल, इसको आप दूसरी भी कर सकते हैं, एंड एसिम्प्टोटिक क्या होता है, टचेस द इंफिनिटी या टचेस एट इंफिनिटी। देन नेक्स्ट है ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल और हाईएस्ट पीक पे होते हैं। जाहिर बात है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू होगी उसी को मोड कहा जाएगा। जब उनकी एवरेज निकालेंगे तो मीन भी यही निकलेगा, और आधी वैल्यूज को बच्चों इधर कर दो और आधी वैल्यूज को इधर कर दो, एग्जैक्ट सेंटर में जो बचेगा वो हमारा मीडियन होगा। सो बात ये साबित हो गई, प्रूव हुआ कि आपकी ये वैल्यूज मीन मीडियन मोड एग्जैक्टली सेंटर में होते हैं। Number next, the total area under the curve is equal to unity। what is mean, what does it means कि आपकी जो टोटल एरिया अंडर द कर्व है दैट इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब 1। 0.5 राइट साइड पे होता है मिड से, और 0.5 लेफ्ट साइड से होता है मिड से। तो जो 0.5 और 0.5 को हम ऐड करते हैं तो हमारा बनता है यूनिटी, यानी कि 1। The quartiles Q1 and Q3 are equidistant, ठीक है। अगर हम इसके यहां बोलें कि ये Q1 है तो Q3 यहां पर कहीं होगा, ठीक है ना, Q2 ये हुआ तो Q2 का मतलब यही ना कि आपके डेटा को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करते हैं, Q3 का मतलब 3 इक्वल हिस्से और Q4 का मतलब 4 इक्वल हिस्से। सो आपका डेटा जब 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम डिवाइड हो गया, इट मींस कि Q2 सेंटर में आ जाता है, और Q1 और Q3 दोनों इक्वल डिस्टेंट होते हैं, दोनों एक ही फासले पे होते हैं। मीन से भी आप देख लें तो ये इक्वल फासले पे है, और अगर आप मीन के अलावा राइट साइड पे भी देख लें, लेफ्ट साइड पे देख लें, तो भी ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं। हाँ जी, ये मीन से 0.67 स्टैंडर्ड डिवीजन पे होते हैं, 0.67 स्टैंडर्ड डिवीजन। नंबर नेक्स्ट है जी नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जी, ऑन द बेसिस ऑफ मीन, मीन को अगर हम सेंटर में रख लेते हैं जो कि सेंटर में ही होता है, तो हमारा पहला स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है जी, 68% डेटा। उसके बाद जब आप ये देखिए, ये रहा पहला 1 स्टैंडर्ड डिवीजन, +1 -1, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। इस पूरे एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये जनाब हो जाता है 68.27।
ठीक है। और सेकंड जो डेटा है यहां पर, अगर इसको भी साथ में शामिल कर लें तो एग्जैक्टली ये सारा डेटा, कौन सा वाला, ये सारे का सारा, जी हाँ, ये कितने परसेंट हो गया जी, 95.45%। ये सारी चीजें पहले पढ़ी हुई आपने, लेकिन थ्योरी में ये सवाल आता है, आया भी हुआ है एग्जाम में यूएचएस के, इस वजह से ये करवाना है। और तीसरा 99.73, ये एरिया भी जनाब अगर आप शामिल कर लेंगे इसमें तो दैट विल बी 99.73%। बात समझ आ गई थोड़ी सी? ये इसकी क्या है जी, प्रॉपर्टीज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, यहां तक की बात समझ आ गई है? मुझे जरा आंसर कर दें ताकि मुझे भी मालूम हो जाए यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है। शाबाश शाबाश, रिप्लाई करें रिप्लाई करें। अच्छा, 99.73 की समझ नहीं आई, ओके बता देता हूँ। हाँ जी आरिफा ठीक है, सना कयूम, बस 3 लोग, बाकी कितना भाई, नजर तो 20 आ रहे हैं। आलिया 0.5 रिपीट कर दें, ठीक है कर देते हैं, ओके। बुले लाला समझ आ गई, ठीक है ओके। और नेक्स्ट कौन है, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, आवाज दे के रखा करें, पता चलता है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। देखो मैंने बताया था कि अगर हम इस पहले एरिया को, मैं पेन कलर चेंज कर रहा हूँ, ये लो रेड कर दिया, ये देखिए, ये जो फर्स्ट एरिया है ये कितना होता है, 68.27%। ये जो एरिया कवर होता है वो 68.27% एरिया कवर कर रहा होता है। जब हम अगला स्टैंडर्ड डिविएशन इसके अंदर मिला लेते हैं, ठीक है, सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वाला एरिया भी साथ मिला लेते हैं, तो कितना बन जाता है जी, अभी आपको बताया था 95.45, ठीक है, 95.45% बन जाता है। अगर आप ये वाला ये एरिया अगर आप मिला लेते हैं, सॉरी ये नहीं है, इधर तक, तो ये कितना हो गया, 95.4। जी जी, दोनों साइड्स पे 34 34 होता है, हमने तो पहला पूरा कंबाइन किया ना, ठीक है, 34 34 होता है यहाँ, 22.7 की भी आधा कर लो तो फिर वो पॉइंट से भी आ जाएगा, 68.27। ठीक है जी। और जो लास्ट वाला है वो कितना, 99.73, ये स्टैंडर्ड डिवीजन 3, ये है -3 स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये है +3 स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इसको भी अगर साथ मिला लिया जाए तो हमारा टोटल डेटा बन जाता है 99.73। वो 95 था, ये तकरीबन 2% 2% इधर से 2% इधर से पॉइंट समथिंग, दोनों मिला लेंगे तो ये तीनों मिला के 99.73% होता है। आपने देखा ये अभी तक 100% नहीं हुआ, ठीक है, ये 100% नहीं हुआ। इट शोज दैट कि अभी तक ये पूरा का पूरा एरिया कवर इसने नहीं किया, जबकि हमने प्रॉपर्टीज शुरू में पढ़ी थी इसकी, तो बता रहे थे कि ये इंफिनिटी तक है, यानी कि ये अभी खत्म नहीं होगा, कभी आगे तक चलता जाएगा, 100 नहीं होगा, ये 100 तक जाएगा ही नहीं। चलो जी,
ये थे हमारे इसके प्रॉपर्टीज के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज के 5 पॉइंट्स। इसको बच्चों निशान लगा लें आप, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये हमने किया हुआ। तो जी इसी से मिलता जुलता टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। ये 5 नंबर का सवाल या 4 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल इस तरह आता ही है। ये 1 नंबर वाला सवाल नहीं है, ठीक है। ये महंगे वाला सवाल है जिसमें प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जिसमें उसकी इंपॉर्टेंस भी आ जाती है, दोनों चीजें भी आ सकती हैं इकट्ठा ही। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है जी, normal distribution plays an important role in the sampling theory. It has been found that sampling theory में इसका बहुत ही vital और important role है। और हमें क्या पता चला, data obtained from biological measurements approximately follow normal distribution। हम biologically research से या हमारी बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स जो होती है वो सब की सब इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करती है, ठीक है। हम पूरे वर्ल्ड का अगर डेटा लेंगे और सब डेटा को अगर हम एक ग्राफ की शक्ल में दिखाएंगे तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही बनेगा। बाइनोमियल एंड Poisson distribution can be approximated to normal distribution। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लें इसको, ठीक है। बाइनोमियल एंड Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, ये Poisson और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशंस जो स्कैटर्ड हो, ठीक है। बाइनोमियल जो स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, कभी छोटी वैल्यू आ जाती है, कभी बड़ी वैल्यू आ जाती है। और Poisson डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी होती है, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा अगर स्कैटर्ड भी हो तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आने के बाद, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वो डेटा लाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, यानी हम अंदाजन बता सकते हैं भाई अगर कोई 20 साल का जवान है या 70 साल का हमारे पास एजेड आदमी है, तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा में रख के हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई इतने परसेंट लोग इस एज ग्रुप के बाहर थे, इतने परसेंट लोग इस एज ग्रुप के थे जिनमें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिनमें नहीं हुआ, या जो किसी और डिजीज की वजह से सफर कर रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या हुआ, बाइनोमियल एंड Poisson डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और पीछे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके, 5 थी, वो भी 5 है ये भी। For large samples, any statistic, that is sample mean, sample standard deviation, approximately follows normal distribution, and as such it can be studied with the help of normal curve। वही बात, लार्ज नंबर, आपको पता है जी स्कोर या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे डेटा कौन सा लिया जाता है, वो डेटा जो मोर देन 30 हो। ठीक है बच्चों, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, वो डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जी स्कोर का मैंने आपको बताया, जो भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए कैलकुलेशन का डेटा लेते हैं, उस डेटा को लिया जाता है जो कि मोर देन 30 हो, ग्रेटर देन 30 जो वैल्यूज होती हैं उनको ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे रखा जाता है या उनकी कैलकुलेशंस करवाई जाती हैं जी स्कोर के फॉर्मूला से। तो फॉर लार्ज सैंपल्स, बड़े सैंपल्स के लिए एनी स्टैटिस्टिक्स दैट इज सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेटली फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करते हैं, एंड एज सच इट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल कर्व। उसके बाद हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं जनाब, जी स्कोर के जरिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के जरिए हम मालूम कर लेते हैं कि किस चीज की परसेंटेज
या नंबर क्या है। नंबर नेक्स्ट, नॉर्मल कर्व इज यूज्ड टू फाइंड कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। बड़ा ही आसान पॉइंट। नॉर्मल कर्व क्या करता है, फाइंड कर लेता है कॉन्फिडेंस लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी पॉपुलेशन चल रही होती है उसकी जो लिमिट्स होती है, ठीक है, नॉर्मल जिसकी लिमिट्स होती हैं, उनको नॉर्मल कर्व जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन से पैरामीटर्स हमारे कहां पर जा रहे हैं। नंबर 5, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक बेस बना देता है हमें, यानी कि जिस तरह से आपको बताया ना आपको कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको काई स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के सवाल आ जाते हैं, तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा क्या करता है, बेस फराहम कर देता है हमारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की, कि हमारा डेटा कितना सिग्निफिकेंट है, ठीक है, डेटा सिग्निफिकेंस, या क्योंकि जो डेटा सिग्निफिकेंट होता है उसी की आगे से रिसर्च चलती है, जो काम नहीं होने वाला होता रिसर्च उसी पे की जाती है। जी तो बच्चों समझ आ गई कुछ थोड़ी बहुत। हाँ जी बता दीजिए थोड़ा सा। ओके फातिमा जी, सना कयूम, मरियम तारिक समझ आ गई, गुड है, चलो अच्छी बात। ओके 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 गुड। चलो ये 2 क्वेश्चन थे, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलें अब सीधे सीधे जंप लगाएं और आ जाएं आप अपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ, और आपने आना है आखिरी पेज पे, जी टेस्ट जहां पे लिखा हुआ, ठीक है। अब की बार मैं इसमें कुछ थोड़े से ऐड भी करूंगा, क्योंकि हमने वो जो पहले मार्क किए हुए हैं वो बहुत बार पढ़ लिए मैं, अब मैंने इसमें थोड़े से ऐड करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम एग्जाम के लिए मजीद अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप लोग ओपन कर लें पेज, मेरे पास जो है वो 227 है, यानी कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जी स्कोर का जो टेबल आ रहा है उससे बिल्कुल पहला पेज है आखिर में। जी बायोस्टैट के पेपर स्टार्ट करना, आप बायोस्टैट के पेपर सॉल्व कर सकती हैं, हमने इतना कर लिया हुआ है काम। अदीला वो हमने काम कर लिया हुआ है, बायोस्टैट का सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं आप, आज भी पेपर आ जाए आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं, वो शेयर किए हैं ना मैंने, वो फिर स्टार्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं, साथ साथ एक पेपर सॉल्व करते जाते हैं। चलो जी घबराओ नहीं, इंशाल्लाह ताला सही जा रहे हैं आप लोग, कोई कमी नहीं है। अच्छा जी हम बात कर रहे हैं, आखिर में आ जाए आप जी पे। जी टेस्ट में आपके लिए पढ़ रहा हूं, बैक जाऊंगा, पीछे की तरफ जाएंगे हम, और जो ऐड करना होगा मैं उस पर निशान लगवा दूंगा कि भाई इसे भी ऐड कर लो, ठीक है। जी टेस्ट क्या करता है, अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो ये जी का जो टेबल है, ये जी टेस्ट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये सारे के सारे हाइपोथेसिस बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जनरली यूज टू कंपेयर टू मीन्स और टू प्रोपोर्शन ऑफ द लार्ज सैंपल्स। यही बताया था मैंने भी आपको कि जो जिनका n 30 से बड़ा होता है, यानी कि आपके जो डेटा होता है, जो आपके सैंपल्स होते हैं, वो अगर 30 से ज्यादा हो तो आप इसके जी स्कोर पे कैलकुलेशन कर सकते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बना सकते हैं उस डेटा का। आप सबके पास ना वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, एंड नोट नहीं है, इंस्टॉल नहीं किया हुआ आपने, वरना मैंने आपको वो एंड नोट और एसपीएस वगैरह ये चीज़ें करवानी है। चलो, एक्सेल है पहले तुम्हारा, लेकिन वो जब हम सामने हमने होंगे तब की बात है। आगे चलते हैं। जी स्कोर, द डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यू फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो जी स्कोर का फॉर्मूला ही बता दिया यहाँ पे कि डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यू फ्रॉम द मीन, आप डेविएट करते हैं एक्स वैल्यू को मीन से, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला बताया हुआ इसका। जी रेशियो क्या बताती है हमें, the test statistics used in the z test, it is formed by the subtracting the hypothesized mean from the observed mean and divided by the standard error of mean। ये भी इसका z रेशियो का फॉर्मूला बताया हुआ है। फिर सुन लें, the test statistics used in z test, it is formed by subtracting the hypothesized mean। जो हमने हाइपोथेसाइज्ड मीन निकाला होता है, यानी हमें ये होता है कि भाई हमारा हाइपोथेसिस ये कहता है कि इस डेटा का मीन ये है, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मीन। अब देखिए ना, आपको जो आपने काई स्क्वायर थोड़ा सा किया था, ठीक है, ऑनलाइन नहीं किया था। ये कहां से पढ़ रहे हैं, हाय ये अल्लाह, मरियम तारिक क्या हो गया आपको। ये देखो मेरे पास जो पेज आ रहा है ना, पेज 226 है। ठीक है जी, बुक का पेज नंबर 226 है, और इसमें जो हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उसका आखिर में पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, आगे है जी डिस्ट्रीब्यूशन, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 0 and standard deviation 1। The normal distribution with mean 0 and standard deviation 1, it is also called the standard normal distribution। जब आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन या जब आप स्टैंडर्ड
डिवीजन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप पहले पॉइंट में से मीन को माइनस करते हैं जब, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर ये देखें, इधर से लेके इधर तक का फासला, इधर तक से इधर तक का फासला, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के नीचे जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को, जो मैंने बताया था 68, 95, 99, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। चलो जी, ये एक पॉइंट और है जी, हमने अभी इसको मार्क नहीं किया हुआ था, इसको भी मार्क कर लें। अनबायस्डनेस, नाम से ही जाहिर है कि जो चीज बायस ना हो। A term used to describe a static whose mean biased on a stage normal number of samples is equal to the population parameter। तो हम जब किसी रिसर्च में बायस डेटा नहीं लेते, अपनी मर्जी के मुताबिक डेटा कलेक्ट नहीं करते, उसको हम क्या कहते हैं? अनबायस्डनेस। टाइप 1 एरर, टाइप टू एरर आप एक मिनट होल्ड कीजिएगा बच्चों। चले आगे जी, टू वे क्लासिफिकेशन, simultaneous division of the subject by two characteristics such as dividing cases by of MI by their CPK level and cholesterol level, ठीक है। तो टू वे क्लासिफिकेशन होगी, जब डेटा की टू वे क्लासिफिकेशन की जाती है, एक के साथ दूसरा उसका फैक्टर समझा जाता है, तो हम उसको टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ट्रायल बहुत आसान है, ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ह्यूमन सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी को हम ट्रायल कहते हैं। कैसी बात है, ह्यूमन सब्जेक्ट पे जो करेंगे हम ट्रायल करेंगे। डॉक्टर अगर सीनियर भी हो, वो सीनियर तरीन सर्जन होता है, तो वो अपने लिए यही कहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहा है,
ठीक है, तो वो कभी भी हरफ आखिर नहीं होता, वो भी प्रैक्टिस ही कर रहा होता है। इसी तरह से ये ट्रायल ही रहता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दें। टारगेट, ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन, द लार्जर ग्रुप ऑफ पर्सन ऑफ पेशेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। जी टाइप 1 टाइप 2 एरर करना है, मार्क किया हुआ है पहले से, ये आपको आता है, सेवरल टाइम बता दिया हुआ, पढ़ा दिया हुआ, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। पढ़ना है जी, ये मार्क लगे हुए बच्चे, सुना, ये मार्क लगे हुए। आवाज नहीं आ रही बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, आ रही है, चलो। हाँ जी, द लार्जर ग्रुप ऑफ द पर्सन और पेशेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू विच द सैंपल रिजल्ट वुड फाइनली अप्लाई। ठीक है जी, तो वो ग्रुप जिन पर हम अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स अप्लाई करेंगे, सैंपल इज जनरली चूजन फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल टारगेट से लिया जाता है और फिर टारगेट पे ही अप्लाई करके देखा जाता है कि ये बंदा यहीं से हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसको ये मेडिसिन दी थी, और अगर ये हमारा ठीक हो गया, हमें उसमें सक्सेस मिल गई उस रिसर्च में, देन आफ्टरवर्ड हम उसी को अप्लाई करेंगे जो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो उसको हम टारगेट पॉपुलेशन बोलेंगे। इसको भी मार्क कर लें, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारे याद हो जाए। अभी तक जो मैंने बोले इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। सिमेट्रिकल, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिमेट्री क्या चीज होती है। जब दो चीजें एक जैसी होती हैं हु बहू, तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, a characteristic of a distribution in which each half is a mirror image of the other half। वही बात होगी कि हर हाफ, एक साइड का हाफ जो है वो दूसरी साइड का मिरर इमेज होता है, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी होता है। ठीक है ना, प्लस वाले स्टैंडर्ड डिवीजन का पोर्शन सारा माइनस वाले स्टैंडर्ड डिवीजन का मिरर इमेज कहलाता है, सेम वैसे ही होता है। तो सिमेट्रिकल पे भी आप निशान लगा लीजिए, शाबाश। आगे है जी सर्वे, an observational study that generally has a cross sectional design to collect opinions। ठीक है, ये सर्वे किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टडी, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ, दैट जनरली हैज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है? जब आप एक सैंपल को क्रॉस सेक्शनली यानी दूसरे सैंपल के साथ कर रहे हैं कंपेयर, एट द सेम टाइम आप सैंपल बी को सैंपल ए से भी कंपेयर कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग मेडिसिन दी, आपने सैंपल ए के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि बी में क्या चेंजेस आ रही हैं और बी में देखे कि ए में क्या चेंजेस आ रही हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी बोलते हैं। तो ये सर्वे के अंदर की जाती है। ठीक है जी, इसको भी मार्क कर लें, पहले ये मार्क नहीं है। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 कर लेते हैं, 2 और पढ़ लेते हैं। जी, सरोगेट वेरिएबल्स क्या चीजें होती हैं? सरोगेट अ मेक शिफ्ट सब्स्टिट्यूट वेरिएबल, makeshift substitute variable when the measurements or actually required variable are not available। तो जो एक्चुअली हमें वेरिएबल चाहिए हमारे पास उसकी मेजरमेंट्स नहीं होती। इफ द रिस्पोंडेंट्स आर शाई ऑफ रिवीलिंग इनकम, जब वो अपनी इनकम नहीं बता रहे। ठीक है, surrogates such as presence of own house, vehicle, television and telephone etc can be used to access the लेवल ऑफ इनकम। जब वो अपनी इनकम नहीं बता रहे यानी एक्चुअली हमारे पास उसका डेटा मौजूद नहीं है,
इनकम का यूनिट मौजूद नहीं है, डेटा मौजूद नहीं है, वो बता नहीं रहे, वो शाये है या छुपा रहे, तो हम दूसरी चीजों को, जैसे कि आपकी टैक्स की जो रिपोर्ट बनती है उस पर इनकम ना भी बताएं तो वो दूसरी चीजों से अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है ना। इनकम नहीं, रिसोर्स, इनकम बियॉन्ड द रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज ज्यादा जब आपकी इनकम हो जाती है तो फिर वही उसी बेस पे FBR वाले पहुंच जाते हैं, हाँ जी कटो पैसे। तो यही बात है यहाँ पे, कैन बी यूज टू एक्सेस द लेवल ऑफ इनकम सिंस दे आर surrogates, सो दे मे और मे नॉट रिवील द ट्रू स्टेटस। क्योंकि surrogate है, हो सकता है किसी को कोई चीज गिफ्ट में मिली हो, उसको देख के आप ये अंदाजा लगा लें कि यार इसने कैसे खरीदी होगी। सो ये चीजें किसी हद तक ठीक आपका रिजल्ट या डेटा आपको प्रोवाइड नहीं करती। ये हो गया 14। लास्ट वन है स्ट्रेटा, द डिवीजन obtained after the division of subjects into relevant groups. Strata is the plural of stratum. ठीक है जी, यहां तक डेफिनेशन खत्म हो जाती है ग्रुप्स तक। द डिविजन्स obtained after the division of subjects into relevant groups, आपने ग्रुप्स लिए, आपने मेल और फीमेल का डेटा है ना, लेंथी डेफिनेशन है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, कभी कभी लेंथी डेफिनेशन भी कर लिया करें, बाकी सारी छोटी है भी तो आसान। आप सरोगेट की बात कर रही है ना हिना, आसान तो है। When the people are shy to disclose their income, we can estimate their income by using their available assets like home, vehicles, television, टेलीफोन से, हाँ मोबाइल फोन कह लें, अगर टेलीफोन की जगह मोबाइल फोन रखें तो आप इसकी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं देता, किसी हद तक देता भी है। स्ट्रेटा द डिविजन्स ऑब्टेन फ्रॉम द डिवीजन, मैंने कहा कि हमने मेल और फीमेल का डेटा इकट्ठा कर लिया सारा, अब हमें स्ट्रेटा करना है। स्ट्रेटा क्या होता है, उसी डेटा में से आप कहेंगे भाई 20 ईयर्स वाले को अलग कर लें, 21 से लेकर 30 वालों को अलग कर लें, और 31 से लेकर 40 तक अलग कर लें। तो आप इस तरह से आप इनको स्ट्रेटा बेस्ड डेटा बना लेते हैं, देन आप अपनी रिसर्च जो है अलग अलग चीजों पे कर सकते हैं। ये 15 ये हो गए बच्चों, ठीक है। डेट मैं लगा रहा हूँ अपनी बुक में यहाँ पे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर वाले पढ़ेंगे, और ये आपको याद भी होने चाहिए, टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस बोल दो यहाँ पे। हाँ सर गुड, ठीक है, जल्दी से अटेंडेंस बोल दें और बीच में कोई और बात नहीं करनी, ताकि मैं कॉपी करके डेटा भेज दूँ। जल्दी जल्दी अटेंडेंस भेजें, शाबाश जितने लोग मौजूद हैं या थे। ये 15 हमने ये पढ़े, और हमने डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज हमने पढ़ी। हाँ जी बच्चों, सबकी होगी अटेंडेंस यहाँ पे।